रात के अंधेरे को चीरती हुई एक पैसेंजर ट्रेन भाग रही थी। उस पैसेंजर ट्रेन के अंदर बकायदा एक फीमेल कंपार्टमेंट बनाया गया था ताकि जो डेली जो अप डाउन करने वाली महिलाएं हैं उसमें सफर कर सकें। इसी में एक 23 साल की लड़की सौम्या काम कर कर अपने घर की ओर जा रही थी। मैं 3 से 4 स्टेशन ही बचे थे उसके घर पहुंचने में। तभी एक एक कर सारी महिलाएं उतर जाती हैं और उस फीमेल कंपार्टमेंट में सौम्या एक अकेली लड़की बचती है। क्योंकि फीमेल कंपार्टमेंट था, कोई और इसमें अंदर आ नहीं सकता था। लेकिन एक अपाहिज जिसका एक हाथ नहीं था, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जनाब जिनका नाम है गोविंदा चामी, इस कंपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कंपार्टमेंट में कोई और महिला नहीं है, सिर्फ 23 साल की सौम्या वहां पर मौजूद है। वो सबसे पहले जाता है सौम्या के पास, उसके बाल से उसको पकड़ता है और जो ट्रेन की जो दीवारें होती हैं वहां पर उसे मारना शुरू करता है। उसके बाल को खींच खींच कर उसे नीचे घसीटता है, बॉक्सिंग मारता है अपने सिर्फ एक हाथ के बदौलत। अब यहां पर जब वो भागने की कोशिश करती है, गोविंदा चामी जो अपाहिज है, जिसका एक हाथ नहीं है, उसे और भी कई अलग अलग तरीकों से मारता है। उसके पैर हाथ को खींचता है, उसे नोचता है, मानो उसके साथ वो रेप करने की कोशिश करने वाला है। भागते भागते सौम्या उस फीमेल कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। ट्रेन की जो रफ्तार थी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं थी कि अगर आप उसमें से कूदेंगे तो आपकी जान बच सकती है। सौम्या हिचकती है कि वो ट्रेन से कूदे या नहीं कूदे, लेकिन उस फीमेल कंपार्टमेंट के अंदर गोविंदा चामी किसी हैवान की तरह उसका शिकार करने पहुंचता है। वो धीरे धीरे सौम्या के करीब पहुंचना शुरू करता है। सौम्या को लगता है कि अगर उस कंपार्टमेंट में रुकेगी तो उसकी जान को खतरा है, उसके साथ रेप भी हो सकता है। इसलिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाती है। उसे लगता है कि वो उसे जितनी भी चोटें लगी हैं ट्रेन कूदने के बाद, अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा उठाकर पीछे की ओर देखती है, पता लगता है वही अपाहिज गोविंद चामी, जो एक तरीके से पहले भिखारी था, वो भी पीछे से कूद जाता है और सौम्या की ओर बढ़ने लगता है। यह सौम्या पहले ही जिस तरीके से उसे दीवारों पर मारा गया, उसे घसीटा गया, बॉक्सिंग मारा गया, रॉड से भी उसे मारने की कोशिश की गई, पहले से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद वो उस ट्रेन की जब गुजर जाती है तो देखती गोविंदा चामी उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी आवाज कोई और नहीं सुन रहा था। इसके बाद ये उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश भी करता है, उसे मारता है और इस बुरे तरीके से मारता है कि वो रेलवे ट्रैक के आसपास जितने पत्थर थे उससे भी उसे कुचलने की कोशिश करता है। अब गोविंदा चामी वहां से भाग निकलता है। जो सौम्या जो लड़की है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली रोज जब गांव वालों की सारी चीजें पता लगती हैं, तब इसे अस्पताल लेके जाया जाता है। सौम्या की 5 दिनों के अंदर बेहद दर्दनाक तरीके से उसकी मौत होती है। जब आसपास के लोगों को पता लगता है तो गोविंदा चामी को अरेस्ट किया जाता है। गोविंदा चामी को फास्ट ट्रैक कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है, जिसके बाद जो केरल के जो हाई कोर्ट है वो भी इसके जो फांसी की जो सजा थी उसे बरकरार रखते हुए इसकी सजा को मुकर्रर करती है। लेकिन मामला जैसी सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये जो लड़का है जो गोविंदा चामी है उसकी फांसी की सजा रद्द हो जाती है और उसे आजीवन कारावास में या कहें जेल के भीतर रहने का सजा सुनाया जाता है। अभी जो मैंने आपको जो पूरा वाक्य बताया, इस पूरे वाक्य को अभी बताने का तो ये क्योंकि गोविंदा चामी अब हाल ही में जेल को फांद कर कूद कर बाहर भाग गया है अपने एक हाथ के बदौलत। और उसने जेल के अंदर क्या क्या चीजें की हैं इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे। एक ऐसा अपाहिज जिसका एक हाथ नहीं है, उसने पूरे जेल प्रशासन को, पूरी केरल पुलिस को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग निकला। और जिस तरीके की उसने प्लानिंग और प्लॉटिंग की, पूरी जेल की बिजली काट कर एक ऐसा रेपिस्ट भाग जाता है। उसके बाद केरल पुलिस बड़ी ड्रामेटिक या कहें जो सिनेमा में आप देखते हैं उसे कुएं से निकालती भी है। और जब इस की कुंडली खंगाली जा रही थी तो पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट से जिस वकील ने इसकी जो फांसी की सजा कम करवाई है उसने सिर्फ 3 हेयरिंग की कितने रुपए लिए हैं, एक भिखारी से 15 लाख रुपए लिए हैं। मतलब एक हेयरिंग के
5 लाख रुपए एक भिखारी वकील को दे रहा है ताकि उसकी फांसी की सजा को रद्द करवा दिया जाए। और ये चीजें सही भी हो जाती हैं, उसकी फांसी की सजा रद्द भी हो जाती है, जेल भी मिलती है और ये जेल से भाग भी जाता है। क्या है इसके अंदर की कहानी, और एक अपाहिज कैसे एक हाथ की बदौलत जो जेल की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उसे कूद कर भाग जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। यह अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो आपको अंदर से गुस्सा भी आएगा और आपको लगेगा कि हमारे समाज में आखिर ये चीजें ऐसे चल कैसे रही हैं, जहां पर एक कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और दूसरे कोर्ट में जाते जाते उसकी फांसी की सजा रद्द भी हो जाती है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो हमने डिकोडिंग क्राइम में 23 जुलाई को भी आपके लिए एक ऐसा शो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे एमपी में जो रेपिस्ट हैं उनको कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया जा रहा है और वो बाहर आके फिर से रेप कर रहे हैं। और अब केरला के कुन्नूर की सेंट्रल जेल से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो सिपाही हैं वो मौजूद हैं। ये इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि मीडिया पहुंचा हुआ है, लेकिन जब ये रेपिस्ट भागा, जब ये आरोपी भागा जिसे उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, तब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। ये सेंट्रल जेल है, आप समझ रहे हैं, केंद्रीय कारागार। यहीं से ये आदमी फरार हुआ, ये रेपिस्ट फरार हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। आपको एक गली दिखाई दे रही है और ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं साफ तौर पे बात करूं तो 124 एकड़ में ये जो जेल है ये फैली हुई है कुन्नूर की, और चारों तरफ सुरक्षा बल जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और अगर बाकी चीज़ों की बात करूं, बाकी चीज़ें बताऊं कि इस जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, तो उनके बारे में भी आप जानिए। हर तरफ सीसीटीवी मौजूद है, यानी कि यहाँ पर किसी के भी भागने की ज़रा सी भी गुंजाइश है ही नहीं। बायोमेट्रिक लगे हुए हैं, सिपाही तैनात हैं, तो ऐसे में ये आदमी, ये रेपिस्ट कैसे भाग गया। अब एक और तस्वीर देखिए, ये ऊंची सी जो आप दीवार देख रहे हैं, इसका अगर मैं हाइट की बात करूँ तो लगभग 7.5 मीटर, और फीट में बात करें तो 24 या 25 फीट के बीच में ये आती है। अब आप सोचिए, इस तस्वीरों को बहुत ही गौर और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये वही है गोविंद चामी। इसका एक हाथ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आधा कटा हुआ है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो दीवार है जेल की, उससे कंबल नुमा चीज़ है, यूँ समझिए चादर जैसी कोई चीज़ है जो दीवार पर डाली हुई है, वो भी आधी। अब आप सोचिए, क्या कोई एक आदमी अपने एक हाथ की बदौलत ऐसे कंबल पकड़कर इस जेल को फांद कर जा सकता है? लेकिन ये रेपिस्ट यहाँ से भागा है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पर, कन्नौर की जेल पर, कि कैसे एक अपराधी यहाँ से भागा, और ना सिर्फ कंबल के जरिए भागा, उसने उससे पहले जो प्लानिंग की आप वो भी सुनिए। दरअसल जो गोविंद चामी है, ये लगातार कई दिन से प्लानिंग कर रहा था। जब ये पकड़ा गया तो ऑफिशियल्स ने इस बारे में जानकारी दी कि वो लगातार कई दिनों से ऐसी प्लानिंग कर रहा था। तो सरकार, आप क्या कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला। होता दरअसल ये है कि 4 बजे के आसपास ये भागता है, लेकिन उससे पहले करता क्या है, जेल की जो सलाखें होती हैं, आप सबको पता ही होगा कि लोहे की सलाखें होती हैं, बहुत से लोगों ने देखी भी होंगी पिक्चर्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो लोहे की मोटी मोटी सलाखें होती हैं। सोचिए, इस रेपिस्ट ने, गोविंद चामी ने, जिसका एक हाथ नहीं है, उसने पहले उन सलाखों को काटा। उन्हें काटने के बाद जो बिजली है, यानी कि जो पूरी बिजली है, वो उड़ा दी इस पूरे जेल की, उस बिजली को कट ऑफ कर दिया। तो सोचिए, क्या कोई इसके साथ मिला हुआ नहीं था? अकेले ये आदमी अपनी सलाखें भी काट रहा है, पूरे जेल की जो बिजली है वो भी खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, बिजली बंद करने के अलावा इसने इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो होती है, जो तारनुमा चीज़ लगी होती है जिसमें कटीले तार होते हैं, आपने देखा होगा कई बार बिल्डिंग्स पे लगा होता है, जेल में अक्सर होता है, तो अगर उसको ये टच करता तो इसे करंट लग सकता था। तो इसलिए इसने उसका जो वायर था वो भी काट दिया ताकि वहाँ तक बिजली पहुँचे ही ना। सोच रहे हैं, इसका माइंड देखिए, अभी भी जेल में मौजूद है लेकिन किस तरह से चल रहा है। ये सब करने के बाद ये बाकायदा अपने कमरे में जाता है, वहाँ से कंबल लाता है, कंबल को ऊपर फेंक कर किसी चीज़ से बांधता है। अब आप ये सोचिए, जो कंबल है भले इसने इस दीवार पर डाल दिया जैसा आपको दिख रहा है, क्या ये दूसरी तरफ किसी ने बांधा नहीं होगा? अगर ये कंबल खींचकर ऊपर चढ़ रहा होगा तो कंबल नीचे नहीं गिर जाएगा? यानी इस आदमी के साथ कोई तो मिला है। हो सकता है वो जेल प्रशासन का हो, कोई सिपाही हो, कोई इसका साथी हो, क्योंकि जिस तरह से भागा, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने ज़रूरी हैं। अब ये इस दीवार को, 25 फीट की इस दीवार को लांघने के बाद जब ये दूसरी तरफ गिरता है, वहाँ के बाद भी इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। आप देखिए, सुबह
का वक्त हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं वाइट रंग की शायद इसने शर्ट पहनी हुई है और ये अपने रास्ते चल रहा है जिस वक्त ये सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। अब इसके बाद होता ये है कि करीब 7 बजे के आसपास जब पुलिस की टीम को पता लगता है कि एक कैदी भाग गया है, पता लगाया जाता है कौन भागा है, तो पता लगता है कि जिसने साल 2011 में एक रेप केस में जिसका नाम आया था, जो दोषी पाया गया, जिसे पहले फांसी फिर उम्र कैद दी गई, गोविंद शामी, वो यहाँ से फरार है। अब तहलका मचता है, पुलिस प्रशासन हर जगह हाथ पैर मारते हैं और साथ ही साथ एक वांटेड का पोस्टर बनवाया जाता है, हर जगह लगाया जाता है, आम जनता को बताया जाता है ताकि कैसे भी करके इस आदमी को ढूंढा जाए। अब होता ये है कि कुछ लोग जब वांटेड का पोस्टर देख लेते हैं तो उसी में से राहगीर कुछ इस शख्स को देखते हैं, उन्हें डाउट होता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को लोकेशन बताई जाती है और लोकेशन पर हर जगह पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉग स्क्वाड जो है वो मौजूद है पुलिस के सामने, जंगल में, ऐसे इलाके में, एक जो सुनसान इलाका है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस को पता लगा था कि शायद ये भागकर इस एरिया में आकर छुप गया है। अब यहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पुलिस को लीड मिलती है कि वो एक पास में कुआं है, शायद उसके पास जो ये रेपिस्ट है वो छुपा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस उस कुएं के पास जाती है, ये रेपिस्ट देखता है कि पुलिस उसकी तरफ बढ़ रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ये गोविंद शामी जो रेपिस्ट है ये इस कुएं में कूद जाता है। इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी जो दूसरे मीडिया हाउस की हैं। इस तरीके से रस्सी बांधकर इसको कड़ी मशक्कत के बाद 10 घंटे के बाद जो पुलिस है वो इसे ऊपर निकालती है। रस्सी बांधी जाती है, बाकायदा नीचे भेजा जाता है एक पुलिस सिपाही को, फिर उसमें उसको रस्सी से लपेटा जाता है और फिर पुलिस के जो सिपाही हैं वो एक एक करके इसको बारी बारी से मेहनत करके ऊपर खींचते हैं और फिर जाकर इसको पकड़ा जाता है। और अब ये फिर से पुलिस की गिरफ्त में है। पर सोचिए कितनी ही आसानी से इसने पुलिस की नाक के नीचे, जहाँ पर इतना तगड़ा सुरक्षा बल मौजूद है, जहां पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, वहां से किस तरह से भाग निकला और ऐसा आरोपी जिस पर एक जघन्य अपराध का दोषी पाया गया। और सोचिए ये बाहर निकलने के बाद क्या ऐसा नहीं करता। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा आपको दीपक ने शुरुआत में स्टोरी बताई, जो आपने पूरी वारदात समझी, उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए, इसकी मेंटेलिटी समझने के लिए आपको जानना होगा कि जब ये उस ट्रेन में मौजूद था, जब इसने देखा कि एक एक करके त्रिशूर स्टेशन जब आया, तब इसने देखा कि जो लड़की वहाँ पर बैठी थी सौम्या, उसके आसपास जो और महिलाएं थी, एक एक करके स्टेशन खाली होता गया। और सोचिए तब ये उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है और तो और उसके साथ मारपीट करता है। कूदने पर भी सोचिए, जब ट्रेन चलती ट्रेन से जब ये कूदता है, अगर मैं आपको स्पीड की बात करूं तो उस वक्त जो पैसेंजर ट्रेन थी और जो पूरा एक कोर्ट की जजमेंट कॉपी है उसमें जो मेंशन है उसमें लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इसीलिए जो सौम्या है वो भी कूद गई और ये जो रेपिस्ट है ये भी कूद गया और उसके बाद भी उससे रेप करता है। जिसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बाकी चीज़ें आती हैं, तो पता लगता है लड़की जो है कुछ उसके बाद जब उसके साथ रेप हुआ तो वो पैरालाइज हो गई थी, उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह गया था और तो और उसे स्ट्रोक जैसी हालत उसकी हो गई थी। और जब राहगीर जो थे जब अगली सुबह उसको देखते हैं, उसकी एक बॉडी उन्हें दिखती है जिसमें कुछ हलचल नहीं हो रही लेकिन सांसें चल रही थी। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस लेकर जाती है, रेप की पुष्टि होती है। पुलिस के लिए जिन्हें गोविंदा चामी को पकड़ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रगल हो गया था, चैलेंज बन गया था, क्योंकि जब जो ट्रेन में लोग मौजूद थे जब उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि सर हमने एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनी थी लेडीज़ कंपार्टमेंट में, पर हमें लगा कोई भिखारी होगा, शायद इस वजह से चीख रही होगी। तभी वहाँ पर जो एक अंकल जी मौजूद थे, आप जब ये जजमेंट कॉपी पढ़ेंगे जो हम आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो साफ तौर पे पुलिस से कहते हैं कि कल को कोर्ट कचहरी का मामला होगा, हमें इसमें मत फंसाइए, हम नहीं जानते कि वहाँ पर क्या हुआ। हालांकि उन्होंने हर एक चीज़ देखी थी लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला होगा, वो बचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पुलिस को गवाही देने से मना कर दिया। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि वो शख्स दिख कैसा रहा था, उसका हुलिया कैसा था। लेकिन पुलिस ने उसके बाद वहाँ के CCTV निकाले, तमाम तरीके से जो लोगों को, जिनको जो लड़की थी वो मिली थी उस अवस्था में, उनसे पूछताछ की गई और CCTV देखा गया तो उसमें पुलिस को दिखा कि एक हाथ है जिसका एक हाथ गायब है, मतलब कटा हुआ है, एक हाथ है और शख्स ने एक लुंगी पहनी हुई है। इसके आधार पर जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग रहते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, जो खेत थे वहाँ पर, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि सर हमने देखा था और उस एक आदमी था लुंगी पहने और उसके कुछ खून वून भी लगा हुआ था, तो हमें हो सकता है वो वही आदमी हो। इसके बाद
बड़ी मशक्क़त के बाद सीसीटीवी के ज़रिए, लोगों से पूछताछ के ज़रिए जो गोविंद चामी है, जो ये रेपिस्ट है, इस तक पुलिस पहुंचती है और इसे पकड़कर अरेस्ट करती है। फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है और तमाम तरीके की दलीलें भी दी जाती हैं। लेकिन किस तरह से ये जो आरोपी है ये फांसी की सज़ा से बचता है, आप ये समझिए, क्योंकि आप सोचिए, अगर इसे फांसी मिली होती तो हो सकता है, फांसी तो मिल गई थी, लेकिन आज तक शायद इसे फांसी दी नहीं गई होती, यानी कि इसे फांसी पर चढ़ाया नहीं गया होता, ये अब भी जेल में बंद होता। और जिस तरह से इसने भागने का प्रयास किया और जैसे भी करके ये उस जेल से उस दीवार को लांघ कर जिस तरह से भागा, तो हो सकता है कोई पुलिस का, प्रशासन का जो आदमी है वो इसके साथ मिला हो, क्योंकि एक ऐसा शख्स इस तरीके से खुद ही सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ना सलाखें काट सकता है। बिजली को एक तरह से पूरा हटा देना, जेल की पूरी बिजली चली गई, सब लोग सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि पूरी बिजली जो है कट ऑफ हो गई है जेल की। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरह से इसको ये जो है सज़ा से बचा और इसने कैसे अपने वकील को इतने पैसे दिए। देखिए, ये जो आदतन गोविंदा जो स्वामी हैं, ये एक तरीके से आदतन अपराधी भी है और इसकी बैकग्राउंड की जब हिस्ट्री का खंगाली जा रही थी, जब सौम्या का जब वो रेप करने की कोशिश करता है और तमाम तरीके से जो मारने की कोशिश करता है, तो इससे पता लगता है कि इस पर 8 से ज़्यादा केसेस हैं। अब क्योंकि जो लड़की की जो मौत हो जाती है, उस ट्रैक पे मिलने के 5 दिन बाद उसकी बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत होती है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है और तुरंत ही इसे फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में लिया जाता है क्योंकि एक आदतन अपराधी था और इसलिए उसने सौम्या के साथ ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अब तक जो मोटिव था वो समझ में नहीं आ रहा था। ये मामला केरल के हाई कोर्ट में भी जाता है और ये जो पूरा वाक़या हमने आपको बताया 1 फरवरी 2011 का था, जब ट्रेन में उसने सौम्या के साथ रेप करने की कोशिश की थी। और 2025 का वीडियो जो अभी आप देख रहे थे जेल से भागने का, तो लगभग 14 साल के बाद उसे लगता है कि मुझे अब जेल से भागना चाहिए, लेकिन खैर ये जेल से भाग ही नहीं पाता अगर इसे फांसी की सज़ा मिलती। अब आप समझिए कि क्योंकि एक आदतन अपराधी था, इस पे चोरी, डकैती, लड़कियों को छेड़ना, कई तरीके के पहले भी आरोप लगते आए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला, मैंने आपको शुरुआत में जो पूरी कहानी सुनाई, मैं आपको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आपको उस कहानी को ध्यान से अब समझने की बारी है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट हर एक चीज़ को संज्ञान में लेता है। दरअसल ये जो हत्या हुई, इस हत्या में 4 पार्ट कर दिए गए, मतलब उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया गया कि हम इसको अलग अलग एंगल में जांचेंगे। अब होता क्या है, गोविंदा स्वामी तो कुएं से बाहर आ गया, लेकिन ये कुएं से बाहर कभी आता ही नहीं अगर इसे फांसी की सजा दे दी जाती समय रहते। अभी सारी चीजें क्यों नहीं दी गई, क्योंकि एक ऐसा भिखारी जो 5 लाख रुपए अगर अपने वकील को एक हेयरिंग के दे सकता है, तो सोचिए वो जेल से भागने के लिए क्या कहीं उसने अपने पैसों का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा, कहीं उसने पुलिस वालों को पैसे तो नहीं खिलाएंगे, क्योंकि एक ऐसा अपाहिज जिसके एक हाथ नहीं है वो कैसे जेल से भाग जाता है ये भी समझ से परे है। लेकिन इसे फांसी की सजा, और इसके वकील ने ऐसी कौन सी दलील दी कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जब फांसी की सजा मुकर्रर हो भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से बच जाता है। दरअसल जो आईपीसी का सेक्शन 300 है, उसमें जो हत्या की जो चीजें उसमें 4 टुकड़ों में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो चीज है वो है कि इंटेंशन क्या था, मतलब अगर आप किसी को मार रहे हैं तो आपका मकसद क्या था, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। बाकी 3 को दरकिनार कर दिया गया। अब उसमें क्या कहा गया है, देखिए पहले ये कहा गया कि जब लड़की ट्रेन से कूदी तब वो जिंदा थी, 5 दिन लगातार जिंदा रही। ये सुप्रीम कोर्ट में वकालत चल रही थी, उसमें सारी चीजें बताई गई कि लड़की ट्रेन से गिरने के बाद भी 5 दिनों तक जिंदा थी, 5वें दिन के बाद वो उसकी मौत हो जाती है। मतलब साफ है कि अगर आरोपी चाहता तो उस वक्त उसे मार सकता था, लेकिन उसने इस तरीके का असॉल्ट नहीं किया और लड़की जिंदा रही। तो इससे साफ तौर पर मतलब जाता है कि ब्रूटल उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब जब चीजें आए कि वो ट्रेन से कूद गई, फिर उसे चोट ज्यादा लगी, तो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुआ 5 दिन के बाद, उसमें यह कहा गया कि देखिए जो उसका जो सर वाला हिस्सा है उसमें 6 जगह चोट लगी हैं। मतलब जो गोविंदा है, जो रेपिस्ट है, जो भिखारी है, उस भिखारी ने अपने एक हाथ से सौम्या का पीछे वाला सर पकड़ा, बाएं वाले हिस्से जो उसका ये टॉप बॉटम वाला जो हिस्सा था, यहां पर 6 जगह उसे चोट लगी हुई थी, और जिसकी वजह ये जो चोट था इतना ज्यादा भयानक था कि उस लड़की की मौत तो निश्चित थी। तो यहां पर यह कहना कि लड़की की ट्रेन से कूदने पर या गिरकर मौत हो गई है, तो ये उतना ब्रूटल नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर पर पता लग रहा है कि ये लड़की
को सर पर मारा गया और ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर मारा गया है, और इसलिए ये कहना कि ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हुई तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन जब कोर्ट बहुत सारी चीजें देखती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि लड़की के हाथ या पैर में कहीं और चोट नहीं है, तो इसलिए कि जो ये गोविंदा चौबे जो भिखारी है ये सचमुच मारना चाहता भी था कि नहीं चाहता था, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, और इसलिए इसे छोड़ दिया जाए या इसकी सजा कम कर दी जाए। लेकिन जब कोर्ट आगे और भी सुनवाई करती है, बहुत सारी चीजें पेश की जाती है, तो पता लगता है कि कोर्ट में 2 गवाह पेश किए जाते हैं। उनमें से एक गवाह कहता है कि हाँ, मैंने देखा कि जो लड़की है सौम्या वो ट्रेन से खुद ही कूद गई। अब वो ट्रेन से खुद ही कूद गई और गोविंदा चौबे पीछे खड़ा था, मतलब गोविंदा चौबे ने ट्रेन से उसे धक्का नहीं दिया और इसलिए वो नीचे गिर जाती है और ट्रेन से कूदना उसका खुद का फैसला था। अब इसमें जो बचाव पक्ष ये कहता है कि देखिए वो जो लड़की है, लड़की के साथ रेप हो सकता था, उसे कंपार्टमेंट के अंदर मारा जा रहा था, उसे भयंकर चोटें आ चुकी थी, बॉक्सिंग से, रॉड से उसे नोचा जा रहा था, और इस डर की वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने साथ रेप नहीं होने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद जाती है। तो इस पर यह दलील दिया जाता है कि देखिए अगर ये जो गोविंदा चौबे है एक ब्रेक लग गया, मतलब एक ऐसा क्राइम जो हुआ ही नहीं है, जिसे आप मान के चल रहे हैं कि ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर उसकी हत्या कर देता, उसका रेप कर देता, वो चलते ट्रेन से नीचे कूद गई है। अब इसमें जो कोर्ट है उसने इस चीज को दरकिनार कर दिया कि लड़की ने अपने बचाव में वो नीचे कूदी है। अगर मान लीजिए उसने बचाव में भी नीचे कूदी है तो ये जो लड़का है या जो गोविंदा चौबे जो भिखारी है उसका इंटेंशन क्या उस कंपार्टमेंट के अंदर रेप करने का या मर्डर करने का था या नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है कि वो शायद उसे मार भी सकता था या उसके साथ रेप भी कर सकता था। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया कि गोविंदा चौबे को हम इस केस को इस तरीके से ना माने कि उसने रेप या मर्डर किया है। इसके बाद जब चीजें आगे चली जाती हैं, जब वो ट्रेन से नीचे कूद भी जाता तो ट्रेन से नीचे कूदने के बाद उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है, मतलब एक क्राइम में ब्रेक लग जाता है। मतलब जो नीचे ट्रेन से कूदी उसे एक दूसरा सिनेरियो मानिए, ट्रेन में जो चलते ट्रेन में जो चीजें हुई हैं उसे एक दूसरा सिनेरियो मानिए, और इसलिए ये जो मैंने आपको जो पूरी चीजें लबो लबा बहुत छोटे में करके आपको बताने की कोशिश की है कि कोर्ट में असल में क्या हुआ था, और महज 2 साल बाद ही इस लड़के को कहा जाता है कि ठीक है आपको हम फांसी की सज़ा आपकी कम करते हैं, फांसी की सज़ा कम कर कर हम आपको 7 साल कर देते हैं, क्योंकि जो रेप वाली जो चीज़ें थी उसमें ये साफ तौर पे इंटेंशन प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए 7 साल कर दिया जाता है। क्योंकि हत्या की गई थी, हत्या करने की कोशिश की थी, लड़की का असॉल्ट हुआ था, इसलिए इन सारे मामलों को देखते हुए आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो एक ऐसा केस जिसमें एक लड़की अपने आप को बचाने के लिए भी अगर नीचे कूद जाए तो वहां पर उसे खुद को साबित करना है कि देखिए मेरे साथ रेप करने की कोशिश हो रही थी, मुझे कोई लड़का मार रहा था। अब यहां पर जो आपको अगर आपने ध्यान दिया जितने भी केसेस आते हैं, बंद कमरे के अंदर अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें यह साबित करना कि आपके साथ क्राइम हुआ है, मतलब जो विक्टिम है उसके साथ कोई चीजें गलत हुई तो उससे कोर्ट में साबित करना होगा कि जो दूसरे पक्ष ने उसके साथ किस तरीके से गलत काम किया है। अब यहां पर तो लड़की ही गवाह थी, लड़की ही इस दुनिया में नहीं थी, और लड़की ने मरते वक्त कोई भी अपना नोट ऐसा जारी नहीं किया था जिसमें गोविंदा चौबे पर सीधे तौर पर आरोप लगाए गए थे। तो इन सारी चीजों को जब दलील दिया गया तब जाकर कोर्ट ने सोचा कि गोविंदा चौबे की फांसी की सजा बहुत ज्यादा बड़ी सजा है, इस सजा को कम कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं इन सारी लूपहोल्स का फायदा उठाकर उसे फांसी की सजा से बचा लिया जाता है। जब गोविंदा चौबे जो है उसके बारे में जब पता लगाया गया, कई मीडिया रिपोर्ट्स में पता लगा कि जो उसके वकील हैं वो उसकी एक हेयरिंग के 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कि एक भिखारी के पास इतने पैसे कैसे आ गए, जो अमीर जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये कैसे अफोर्ड कर रहा था ये अभी भी समझ से परे है। लेकिन उनके वकील ने द न्यूज मिनट एक वेबसाइट है उसमें दावा किया है कि उन्हें 15 लाख रुपए मिले हैं 3 हेयरिंग के, और कहीं ना कहीं ये जो 15 लाख रुपए दिए गए वो उस भिखारी के लिए, उस रेपिस्ट के लिए सही साबित हुआ, और जिससे उसकी जान बच जाती है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलती है। एक ऐसा रेपिस्ट जो बच्ची की
जान लेते लेते रह गया, उसे भयंकर तरीके से मारा, दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारने की उसने कोशिश की। तो यहां पर अगर कहा जाए कि इंटेंशन साफ नहीं था, तो एक फीमेल कंपार्टमेंट के अंदर घुसकर उस लड़की के साथ अगर वो रेप करने की कोशिश कर रहा है, लड़की को मार रहा है, तो कोई भी सोच सकता है कि उसका असल में इंटेंशन क्या होगा, क्यों करना चाह रहा होगा। लड़की अगर अपनी जान बचाने के लिए अगर वो सोच भी रही है कि उसका वो रेप कर सकता है, चलती ट्रेन से नीचे कूद जा रही है, तो उस लड़की के मन में या उसके सिहरन कितना ज्यादा होगा कि एक चलती ट्रेन से कूद जाना, कितनी हिम्मत चाहिए होगी। बावजूद उसके जब वो 5 दिन बाद उसकी जान निकल जाती है, तो उसे पता लगता है कि शायद उसे इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि जिसने उसका ये हर्ष किया, उसके बावजूद उसके मरने के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि सर पे चोट था, हाथ पैर में तो चोट था ही नहीं, इसलिए इंटेंशन साफ पता लग नहीं रहा। क्योंकि लड़की खुद ही कूद गई थी, तो ये भी साफ पता नहीं चल पा रहा कि जो लड़का है वो कंपार्टमेंट के अंदर उसका रेप या मर्डर क्या करना चाह रहा था, ये भी चीजें साफ नहीं है। तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसे हम इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मान सकते हैं। सिर्फ एक नॉर्मल मारपिटाई का केस ले लीजिए, नॉर्मल रेप का केस ले लीजिए, एक लड़की का हरासमेंट का केस ले लीजिए, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन अब ये जो गोविंदा चौमी है, ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा रेपिस्ट जिसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक लड़की की जान ली, वो एक हाथ के सहारे जेल से किस तरीके से कूदता है, ये एकदम समझ से परे है। क्योंकि कहते हैं कि इस भिखारी के पास इसने पहले भी इतनी ज्यादा लूटपाट और इतनी ज्यादा चीजें चुराई हैं कि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब एक वकील 5 लाख रुपए में हायर कर सकता है, तो सोचिए क्या वो जेल प्रशासन को खरीद नहीं सकता है? क्या उन्होंने जो जेल प्रशासन के जो जेल के अंदर ड्यूटी करने वाले लोग हैं, क्या उन्हें पैसे देकर नहीं खरीदा होगा? अगर नहीं खरीदा होगा, अगर पुलिस वालों ने पैसे नहीं लिए होंगे, तो उनके नाक के नीचे से कोई इतने आराम से कैसे भाग जाता है? ये जो चीजें कोई समझा दे तो अच्छी तरीके से हर किसी को पता लग जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस पर्दे की पीछे की असली कहानी क्या है। एक अपाहिज, एक भिखारी जो लड़की का रेप करता है, फांसी की सजा मिलती है, सब कुछ माफ हो जाता है, उसके बाद उसे आजीवन जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है, उसमें से भी वो भाग जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर बाहर ही रहता, तो क्या वो दूसरी किसी लड़की को शिकार नहीं बनाता? जिस तरीके से कुएं के अंदर जाके छिप जाता है, उसे लगता है कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, कुएं से खींचकर उसे बाहर निकाला जाता है। तो सोचिए ये जो लड़का है कितना ज्यादा खतरनाक है, समाज में रहते हुए इस समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। इसे इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन कानून व्यवस्था है और इस कानून के तहत वो उसे जिंदगी मिली भी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ऐसे केसेस आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप चाहते हैं हम डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक लेकर आएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM।